नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पटेल है। मैं शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत एमए सेकेंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र अष्टम में वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वाणभट्ट पर मैंने दो वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो है वाणभट्ट की आत्मकथा की कथा, वस्तु और मूल संवेदना, और दूसरा वीडियो है वाणभट्ट की आत्मकथा का भाषा और शिल्प। दोस्तों, यह उपन्यास हिंदी के 10 श्रेष्ठ उपन्यासों में शामिल है। तो इसके पीछे इसका बहुत बड़ा कारण इसका अभिनव शिल्प भी है। शिल्प के मामले में द्विवेदी जी ने इसके साथ बहुत सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग तो इसके नाम के साथ ही शुरू होता है, वाणभट्ट की आत्मकथा। दोस्तों, वास्तव में आत्मकथा जो होती है वो स्वयं लेखक की अपनी जीवनी होती है, अपना जीवन होता है, अपने जीवन के सत्य होते हैं। तो ऐसे में यह द्विवेदी जी के जीवन का सत्य नहीं है, न द्विवेदी जी अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। तो यह तो वाणभट्ट के जीवन के बारे में है, तो वाणभट्ट को लिखना चाहिए था। लेकिन इसमें ऐसे शिल्प का प्रयोग किया गया है कि आपको लगेगा कि स्वयं यह वाणभट्ट ने लिखा है। वास्तव में उपन्यास प्रारंभ होने से पूर्व एक कथा मुख है। उसकी भूमिका में लिखते हैं द्विवेदी जी कि एक कैथरीन दीदी हैं ऑस्ट्रिया की, वो आई हैं भारत भ्रमण पर। भारत भ्रमण ऐसे घूमने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के साहित्य और कला के इतिहास को जानने में उनकी बहुत रुचि है। इसी क्रम में वो सोन नदी के दोनों तटों पर घूमती हैं और उनको कुछ पांडुलिपियाँ मिलती हैं जो वाणभट्ट से जुड़ी हुई हैं। उसका वो गहन अध्ययन करके उसका अनुवाद करती हैं और द्विवेदी जी को देती हैं कि लो, इसको परिमार्जित करके, शुद्ध करके इसको छपवाना है। और द्विवेदी जी कहते हैं कि इसी को मैंने अनुवाद को सुधार कर, और जहाँ ज़रूरत हुआ मैंने वहाँ पर कुछ अपने फुट नोट डाले, स्पष्टीकरण डाले, और इसी को मैं आत्मकथा के रूप में छपवा रहा हूँ। दरअसल यह वाणभट्ट का है, लेकिन वास्तव में यह भी एक प्रकार का गप है। यह भी उपन्यास का ही हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बस उपन्यास को एक आत्मकथा के रूप में बनाने के लिए, सांचे में ढालने के लिए एक गप किया गया है। तो पहली विशेषता तो यही रहा उसके नामकरण के साथ, उसके आत्मकथा के नामकरण की आत्मकथा कैसे है और आत्मकथा से कैसे यह भिन्न है, यह उपन्यास है। वास्तव में आत्मकथा नहीं, यह उपन्यास है। अब बात आती है कि क्या यह ऐतिहासिक उपन्यास है। वास्तव में इस उपन्यास में हम देखते हैं कि यह पूर्णतः ऐतिहासिक उपन्यास उस रूप में नहीं है जहाँ पर हम इतिहास के तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसको, उस दृश्य को देखते हैं। वास्तव में यह इतिहास के परिवेश पर आधारित, वर्तमान के संदर्भों से जोड़ने वाला एक उपन्यास है, जहाँ पर अभी के समस्याओं को उठाया गया है। अब इसमें कल्पना और इतिहास दोनों का मिश्रण है, ताकि आपको इतिहास के उस परिदृश्य को आप समझ भी सकें और ऐतिहासिक वातावरण में आपको प्रामाणिक लगे चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐतिहासिक हैं, जैसे वाणभट्ट, हर्षवर्धन और उस दौर के और भी कुछ लोग, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं काल्पनिक हैं। विशेष तो जितने स्त्री पात्र हैं, न्यूनिया है और भट्टनी है, महामाया है, भैरव है, सब काल्पनिक पात्र हैं जिनके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस उपन्यास के शिल्प के बारे में भगवान सिंह लिखते हैं कि यह न इतिहास कथा है न आत्मकथा, यह अपने युग की कथा है। ये बड़ा सटीक टिप्पणी है। यह वास्तविकता है कि इस उपन्यास में इतिहास कथा कहने का द्विवेदी जी का कोई उद्देश्य नहीं, वो आत्मकथा कहते, बल्कि ये इस युग की कथा कहते।
और ये इसकी कथा जो क्या है वो है, दो उद्देश्य उसमें परिलक्षित होते हैं। पहला नारी की दशा और दूसरा धर्म की नवीन व्याख्या। इसकी संरचना को हम देखें, इसका मूल कथा बड़ा संक्षिप्त है कि एक राजकुमारी है भट्टिनी, उसको कैद से छुड़ाकर घर पहुंचाना है। इसी का कहानी को बड़े रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और यह इसको इसीलिए कई आलोचक इसको ऐतिहासिक रोमांस कथा कहते हैं। वास्तव में रोमांस का मतलब इस लड़ाना होता है। और दूसरा अर्थ 16वीं 17वीं सदी में आकर ऐसे उपन्यासों के लिए रूढ़ हो गया जिसमें प्रेम और साहसिक यात्राएं हैं, जैसे चंद्रकांता, रॉबिन क्रूसो, ऐसे उपन्यास। तो इस उपन्यास को उस शैली में भी देख सकते हैं। यहाँ पर है, प्रेम के त्रिकोण है। न्यूनिया जो है बाणभट्ट से प्रेम करती है, बाणभट्ट भट्टिनी से करता है। यहाँ उसमें उस राह में बहुत सारे कांटे हैं, उस कांटों से गुजरते हैं। तो बाणभट्ट की कथा को रोमांस कथा भी कह सकते हैं। इसमें कई कथानकों के मिलने से भूल भुलैया की स्थिति भी है। वृत्तिवर्ज अलग है, सुचरिता की कहानी, महामाया, भैरव, बहुत सारी ऐसी कहानियां इसमें आकर जुड़ती रहती हैं कि भूल भुलैया की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब हम भाषा शिल्प पर हम बात कर रहे हैं। शिल्प के हमने थोड़ा आउटलाइन लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी भाषा के बारे में। भाषा कैसी है? तो भाषा के मामले में द्विवेदी जी को मिर्जा गालिब के समकक्ष रखा जा सकता है। कहा जाता है कि मिर्जा गालिब और द्विवेदी जी के अंदाजे बयान ही इनकी विशेषता, मतलब बात को कहने के तरीके। द्विवेदी जी के लेखन कला पर इनके भाषण कला का प्रभाव बहुत दिखता है। द्विवेदी जी जो बोलते थे तो बहुत अद्भुत भाषण होते थे, किसी चीज़ को बहुत अद्भुत तरीके से उसको अलंकृत करते थे, अलंकृत करके बोलते थे। वो प्रभाव इस उपन्यास पे दिखता है। जैसे वे भट्टिनी के पिता का वर्णन करते हैं। विषम समर विजयी वल्क हिक विमर्दन प्रत्यंत वाड़व देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। ये किसी भट्टिनी के पिता का परिचय है। इतने विशेषणों को सुनने के बाद पाठक वर्ग कई बार परेशान हो जाता है कि क्या है, लेकिन ये ही एक अलग विशेषता है द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी की भाषा बड़ी ही ओजस्वी और कवित्वपूर्ण है, रसमय है। कई जगह तो आप वे कवियों की तरह उस भाषा में, उस दृश्य में ऐसे डूब जाते हैं कि पाठक अगर उस अर्थ को समझे तो उसको बहुत रस मिलता है, लेकिन अगर उस भाषा और उस अर्थ को न समझ पाए तो उसको कठिनाई भी लगती है। एक संध्या के समय का वर्णन हम देखते हैं, किस प्रकार द्विवेदी जी इस उपन्यास में करते हैं। क्रमशः पश्चिम दिव्यवधु के कानों को सुशोभित करने वाले रक्तोपल के समान मनोहर सूर्यमंडल अस्त हो गया। आकाश रूप सरोवर में संध्या रूप पद्मिनी प्रकाशित हो उठी। कृष्णा गुरु के पंख से निर्मित पत्र लेखा के भांति तिमिर रेखा दिंग मुखों में परिव्याप्त हो उठी और उससे संध्या की लालिमा इस प्रकार आच्छादित हो गई मानो भ्रमर भूषित नीलोत्पलों ने रक्त पदम के सरोवर को आच्छन्न कर लिया हो। धीरे धीरे निशा विलासिनी के अवतंस पल्लव की भांति शोभमान संध्या राग विलुप्त हो गया। दोस्तों, इस पद को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कविता जैसे संस्कृत की कविता। दरअसल इसका बहुत बड़ा कार्य है कि द्विवेदी जी को संस्कृत का अगाध ज्ञान था, उस परंपरा का भी ज्ञान था, उसके साहित्य का भी ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात है कि वे हर्ष की जीवनी लिख रहे थे, वे बाणभट्ट की जीवनी सबसे बड़ी बात है कि वो बाणभट्ट की जीवनी लिख रहे थे। और बाणभट्ट
की जो रचनाएं हैं, कादम्बरी वगैरह, आप देखेंगे उसमें लंबे लंबे पद मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि द्विवेदी जी उसे साम्यता, उस भाषा शैली की साम्यता के लिए भी ऐसे लंबे लंबे पद लिख रहे हैं। द्विवेदी जी कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो वास्तव में कठिन है सामान्य पाठकों के लिए, और सामान्य पाठकों के लिए नहीं। कई बार देखने में आया है कि जो पढ़े लिखे पाठक हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके लिए भी कई बार कठिनाई हो जाती है ऐसे शब्दों को। जैसे कुछ शब्द हम ले सकते हैं, स्थर डिल, कुमुर मास्तरण, प्रज्ञप्ति, पुष्प स्तबक, भांडरिक, ऐसे शब्द हैं जो पहली बार सुनने और देखने को मिलता है। अब होता है कि इतने संस्कृतनिष्ठ शब्दों को, ऐसे चीज़ों को क्यों द्विवेदी जी उठाए हैं, लिए हैं, ऐसे वाक्यों की रचना क्यों की है? इसका एक कारण है परिवेश की रचना। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में जो परिवेश दिया है वो 7वीं 8वीं शताब्दी का काल है। उस समय बौद्ध काल का पतन भी हो रहा था। तो उस परिवेश को रचने के लिए उस दौर के शब्दों को, उस समय के शब्दों को उन्होंने समाहित किया है। द्विवेदी जी उस समय के परिवेश को गढ़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो थोड़े संस्कृतनिष्ठ थे, उस समय के थे, उस परिवेश को अभिव्यक्त करते थे। अब है कि ऐसा नहीं कि द्विवेदी जी पूरे उपन्यास में वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं सभी पात्रों के लिए, नहीं। अलग अलग पात्र और परिवेश के अनुसार उनके शब्द और वाक्य की संरचना बदलते जाती है। कई जगहों पर उन्होंने विशेष तौर से जो निम्निया और बाणभट्ट के बीच की जो संवाद है बड़े सरल और सहज है। जैसे देख सकते हैं, निम्निया से जब बातें करते हुए कहता है, कौन करता भला? पुजारी। पुजारी पर तू तो पुजारी से डरी हुई थी निम्निया। पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो निम्निया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। ऐसे शब्दों का प्रयोग बड़ा सहज है जहाँ भी ऐसे पात्रों का मिलता है, और बड़ा वहाँ पर बहाव है शब्दों का, वाक्यों का। अब है कि संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक अलंकृत भाषा होना स्वाभाविक ही है इस उपन्यास के, क्योंकि ये बाणभट्ट की आत्मकथा से जुड़ा हुआ कहानी है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने तत्कालीन युग एवं परिवेश को उभारने के लिए भी भाषा को विशिष्ट रूप प्रदान किया है। दार्शनिक विवेचन एवं प्राकृतिक निरूपण में भाषा का प्राय संस्कृत तत्सम शब्दावली से युक्त हो गई। द्विवेदी जी समासिक पदावली से युक्त वाक्य रचना करते हैं। वाक्य लंबे लंबे हैं। संस्कृत के उदाहरण, सूक्तियाँ, अलंकार व मुहावरों का प्रयोग भी उनकी भाषा में है। वैसे देखा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा का शिल्प विधान अन्य उपन्यासों से एकदम अलग है। यह उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है और प्रारंभ में लिखा है, अर्थ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। संस्कृत साहित्य में आत्मकथा जैसी कोई विधा नहीं है। अतः उपसंहार में कैथरीन दीदी के क्रोध करते हुए दिखाया गया है कि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा है। आत्मकथा में अतीत की स्मृतियाँ होती हैं। इसमें भी बाणभट्ट ने अपने अतीत के जीवन को स्मृत करता है। अतः पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक का उपयोग इस उपन्यास में किया गया है। बाणभट्ट अपने कुल का परिचय देता है और भी बताता है कि उसे बंड या बाण क्यों कहा जाने लगा। उपन्यास में अनेक स्थानों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया। अब नाटकीय शैली की बात हो रही है तो कई जगहों द्विवेदी जी ने इसका सटीक प्रयोग किया है कि अचानक से बातों को ऐसे मोड़ देते हैं कि नाटकीय लगने लगता है। जैसे कृष्णवर्धन से जब बात होती है तो कृष्णवर्धन से बातचीत में कृष्णवर्धन कहता है आश्चर्य से, देवपुत्री की कन्या थानेश्वर में। ऐसे वाक्यों से नाटकीयता का प्रवेश होता है उपन्यास में। और द्विवेदी जी ने कई जगहों पर बड़े सरस ढंग से मजा भी लिया है, व्यंग भी किया है। जैसे कि एक द्रविड़ साधु का वर्णन करते हैं तो उनके बारे में बड़ा सटीक, छोटा और सटीक टिप्पणी करते हैं। वे प्रयोग कुशल भी हैं, वे शौकीन भी हैं।
साधु के बारे में ऐसी बातें कहना सामान्य नहीं है। ऐसा हास प्रयास द्विवेदी जी के नाटकों में ही मिलता है। द्विवेदी जी ने कई जगहों पर निबंधात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, जैसे कालिदास ने मालविका को उपमा क्यों दी, या मदन उत्सव के बारे में विवेचना करने लगते हैं। तो ये सब वहाँ पर निबंधात्मक शैली दिख जाता है, पूरा लंबे विस्तार से बताते हैं कि मदन उत्सव कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आया। इसी प्रकार द्विवेदी जी के पास प्राचीन काल की अगाध जो जानकारी थी उसका इसमें उपन्यास में बार बार झलकता है। और द्विवेदी जी के जो शिल्प और कला की ही एक विशेषता है कि वे सत्य को डंकी की चोट पर लिखना जानते हैं। वे बार बार अपने पात्रों के द्वारा कहलाते हैं। जैसे बाणभट्ट कहता है, मुझे थानेश्वर के भ्रष्ट अंतःपुर में प्रवेश करने पर लज्जा नहीं है। द्विवेदी जी में उद्बोधन वाक्य बहुत मिलते हैं और वे बहुत प्रसिद्धि भी पाए ऐसे उद्बोधन वाक्य। जैसे भैरव कहते हैं, किसी से भी नहीं डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं। महामाया कहती है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, परंतु सार्थकता स्वतंत्र करने में। ऐसे उद्बोधन कथनों ने उपन्यास को बड़ा ही प्रभावशाली बनाया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में किस्सा गोई का तत्व विद्यमान है। घटनाएं इस प्रकार से नियोजित की गई हैं जिससे पाठक में कौतूहल एवं जिज्ञासा का भाव निरंतर बना रहे। उदाहरण के लिए प्रथम उच्छ्वास के समापन पर पाठकों के कौतूहल को बनाए रखने के लिए वह लिखते हैं, इसके बाद मुझे ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना होता है। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने नाटकीय शैली का उपयोग अनेक स्तरों पर किया। उपन्यास के समापन से कुछ पहले भट्टिनी का डूबने लगना तथा बाणभट्ट द्वारा उसकी प्राण रक्षा अत्यंत कौतूहलपूर्ण घटना है। ऐसा ही एक नाटकीय घटना है इस उपन्यास का समापन, जहां नाटक का अभिनय करते करते न्यूनिया अपने प्राण को त्याग देती है। बाणभट्ट की आत्मकथा में अलंकृत वर्णनात्मक शैली की प्रचुरता है। आत्मविश्लेषण एवं मनोविश्लेषण के द्वारा पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन किया गया है। बाणभट्ट स्वयं वैचारिक द्वंद्व के अनेक बार गुजरता है, अंत में अपना रास्ता खोज लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि द्विवेदी जी ने इस उपन्यास की भाषा शिल्प में वही प्रवृत्ति ग्रहण की है जो स्वयं बाणभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति कादम्बरी में अपनाई। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृत क्लिष्ट शब्दावली बाणभट्ट की शैलीगत विशेषता है और यही विशेषता इस उपन्यास में भी है, जिससे यह वास्तविक अर्थों में बाणभट्ट की आत्मकथा प्रतीत होती है। दार्शनिक विवेचन में भी भाषा के कुछ क्लिष्ट बना दिया है। जैसे इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है उसकी पूजा कर। मनोविश्लेषण एवं आत्मविश्लेषण की पद्धति द्वारा पात्रों का चरित्रांकन इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने किया है। बाणभट्ट वैचारिक द्वंद्व से बार बार गुजरता है और तब कहीं जाकर अपना रास्ता खोज पाता है। शैली शिल्प की दृष्टि से भी इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिनव प्रयोग माना जा सकता है। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।